जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी मिलने के बाद यार वीडियो पर लाइक ठोक देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के कुछ लोग संगठित कार्य क्षेत्र में काम करते हैं और कुछ लोग असंगठित कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। संगठित कार्य क्षेत्र कौन से हैं, असंगठित कार्य क्षेत्र कौन से हैं, इसको समझते हैं। संगठित कार्य क्षेत्र ये वे क्षेत्र हैं जिनके अंदर हमारे देश के कुछ लोग जो है नौकरी करते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। कोई पोस्टमैन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में काम करता है, कोई रेलवे में है, इवन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं। ये सारे जो है संगठित क्षेत्र हैं। और कुछ लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, इसके बारे में भी एक नजर देख लेते हैं। भाई उनका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, और ईएसआई की स्कीम मिलती है। ईएसआई की वीडियो देखनी है तो भाई ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पर वीडियो देख लेना, बहुत तसल्ली से बताया है क्या होता है। पेंशन स्कीम, पेंशन योजना मिलती है, भाई पेंशन मिलती है। जो संगठित कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं उनको पेंशन मिलती है। ईडीएलआई स्कीम, ये एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम है, और इनको पेड लीव मिलती है, ओवर टाइम का पैसा मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं। सबसे जरूरी जॉब सिक्योरिटी, इनके पास जो है जॉब सिक्योरिटी रहती है। जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी जॉब सिक्योर रहती है। अब ये बेचारे जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका क्या यार? जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्या उनको ये फैसिलिटीज मिलती हैं? इसको समझते हैं पहले। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है वो कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं लोग, वो कौन से लोग हैं। भाई कोई प्रवासी मजदूर है, कोई बेचारा बेलदारी कर रहा है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने जाता है, ये जो है प्रवासी मजदूर। गिग कार्यकर्ता, ये वो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जॉब करते हैं, लेकिन फिक्स परमानेंट जॉब नहीं होती उनकी। मंच कार्यकर्ता, प्लेटफॉर्म वर्कर, कृषि श्रमिक यानी कि किसान है, मनरेगा वाले मजदूर, मछुआरे, दूध वाले, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आपके सब्जी बेचने वाले, ठीक है, अखबार बेचने वाले, ये लोग कौन है? ये जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो ये लोग हैं। तो क्या इनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या इनको पीएफ, ईएसआई या पेंशन या कोई ओवर टाइम, छुट्टी, क्या इनको ये सुविधा दी जा रही है? जी नहीं, इनको तो ये सुविधा नहीं मिलती ना। लेकिन आप इस चीज से आश्चर्य करोगे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से ज्यादा चलती है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो है, श्रमिक है, यही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये हमारे देश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे देश के। क्लियर है? तो ये थे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। अब इनको जो है, जो सुविधाएं हम जो अभी बात कर रहे थे, संगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इनको ये सुविधाएं कैसे मिलेंगी? तो सरकार ने, हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार ने अभी रिसेंटली जो है ई श्रमिक कार्ड लॉन्च किया है। ई श्रमिक कार्ड, ई श्रमिक कार्ड एक तरह का आधार कार्ड है। जैसे जिस तरह से आपका आधार कार्ड बनता है, ऐसे ही जो लोग असंगठित कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड बनेगा। तो क्या ये जो है भाई, हमारा देश जो है 1947 को आजाद हुआ था, तो आजादी से आज तक क्या कोई भी सरकार, जितनी भी सरकार थी, क्या उनको नहीं पता था कि भाई ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाएं? क्या आज ही जागे ये लोग? नहीं। देखो 2008 में एक एक्ट आया था। एक्ट समझ लो एक तरह का रूल या नियम, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट था। इसके अंदर जो है इनको सुविधाएं दी जानी थी। कौन कौन सी सुविधा? भाई इंश्योरेंस की सुविधा, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो इंश्योरेंस कवर होगा,
इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, और जो माताएं बहनें हैं उनके लिए कुछ लाभ थे, है ना। वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं जो लोग चले जाते हैं, जो बूढ़े हैं बेचारे, उनको हेल्थ के बेनिफिट्स देना, और ऐसी कोई स्कीम जो टाइम टू टाइम सरकार की तरफ से आएगी उसके लाभ देना इन लोगों को। तो ये 2008 में आया था। अब ये बताओ 2008 से आज 2021 आ गया है, 13 साल। तो 13 साल बाद ही क्यों ऐसा हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। आप सभी को जानते हो, आप सभी को पता है भाई, लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 की वजह से, कब? 25 मार्च 2020 को। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। तो जो असंगठित कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे लोग, उन लोगों की नौकरी चली गई बेचारे। वो मतलब जो लोग दिल्ली से, मान लो कोई दूसरे स्टेट से, पंजाब से आया है, या कोई बिहार से आया है, कोई लखनऊ से आया है, अलग अलग स्टेट से काम करने आए थे, कोई वहां से यहां आया है, वो लोग बेचारे नहीं जा पाए, अपने घर से, अपने एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाए। तो जब ये कोविड-19 के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर इन लोगों की नौकरी नहीं थी, तो भाई इन लोगों का गुजर बसर कैसे चलता? इनके पास तो अपनी जीविका के लिए कोई साधन ही नहीं था, कोई पैसा नहीं था, नौकरियां जा चुकी थी। तो उस समय जब सरकार ने सोचा कि भाई इनको कैसे सुविधाएं दी जाए, तो इनको सुविधा देने के ना, मतलब सरकार के पास कुछ ऐसा डेटा नहीं था कि भाई किसको सुविधा देनी है ना। सरकार के पास तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि भाई हम किसको सुविधा दें, क्या इस ए बंदे को दें या बी बंदे को दें। ये बंदा क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, या ये बंदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं थी, यानी कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। तो सरकार ने इस बार क्या किया? सरकार ने किया कि भाई जो ई श्रम कार्ड है, वो ई श्रम कार्ड ई श्रम पोर्टल पर जाओ और ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर करो। जब आपका ये ई श्रम कार्ड बन जाएगा तो सरकार जो है ये सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ये उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जितने भी लोग हैं, इन सभी को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, किसी को हेल्थ बेनिफिट्स देना है, किसी को इंश्योरेंस कराना है, किसी का इंश्योरेंस कराना है, ये सारी सुविधाएं उन सभी लोगों को दी जाएंगी जो लोग असंगठित कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनको क्या करना है? ई श्रम पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करना है और अपना ई श्रम कार्ड बनवाना है। क्लियर है? आगे अब ई श्रम कार्ड बनवाने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, एक एक करके हम सारे फायदे की बात करेंगे। पहला भाई जो बड़े बड़े उसमें बात करें तो जीवन और विकलांग कवर, जो मैंने अभी बताया, इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, मातृत्व लाभ मतलब जो माताएं या बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, यानी कि जो लोग ओल्ड हैं, जिनकी एज 60 से ऊपर हो गई है, उन लोगों को भी कुछ लाभ दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या था कि भाई जो असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करना, जो सरकार बीच बीच में कुछ स्कीम्स लेकर आएगी, उन स्कीम्स का लाभ देना किनको? जो असंगठित कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे देखो सरकार की एक और कुछ योजनाएं जो मैंने यहां लिखी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी क्या है? ये इंश्योरेंस योजनाएं हैं, ये इंश्योरेंस प्लान है जो सरकार देती है। तो ई श्रम कार्ड की हेल्प से लोगों तक अब जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको जो है पहुंचाया जाएगा। ठीक है? इसके बाद जो लोग स्किल्ड है, जिन लोगों के पास स्किल है, तो सरकार उनको मदद करेगी नौकरी खोजने के अंदर, नौकरी तलाशने में सरकार मदद करेगी जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई? इसके बाद डेटाबेस का और क्या उद्देश्य है भाई? अगर मान लो जैसे कोविड-19 की जो आपदा है 2020 में आई थी, अगर ऐसी ही आपदा फ्यूचर में भी आ गई तो क्या होगा? इन लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाएंगी, लाभ कैसे दिए जाएंगे? तो ये जो डेटाबेस आज बन रहा है, ये जो डेटाबेस श्रम कार्ड के जरिए सरकार आपसे मांग रही है, उस डेटाबेस के जरिए आपको जो है लाभ पहुंचाएगी सरकार। क्या होगा भाई? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, डीबीटी, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? डीबीटी।
डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, अगर मान लो सरकार ने बोला कि भाई 2000 रुपए दे दो यार, देने हैं सबको, है ना, जो लोग असंगठित कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से मान लो दोबारा लॉकडाउन लग गया, तो इन लोगों को जो सुविधाएं दी जाएंगी वो किस तरह से दी जाएंगी, डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसको बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है, मतलब मैं अगर बोलूं कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग हैं, जैसा कि हमने देखा था दुकान वाले हैं, दूध वाला है ना, कोई बेचारा मजदूर है, किसान है, क्या ये सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं? आप मुझसे भाई कमेंट में भी पूछ सकते हो कि सर मैं ये जॉब करता हूं, क्या मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता हूं? तो इसका मैं एक ही जवाब दूंगा, बहुत सिंपल जवाब। यहां 3 पॉइंट लिखे हैं, इन 3 पॉइंट को ध्यान से देखो। पहला, एक तो आयु जो है 16 से 60 के बीच में होनी चाहिए, आयु जो है 16 से 60 के बीच में होनी चाहिए जो बंदा रजिस्टर कर रहा है। दूसरा, उसका कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटना चाहिए, यानी कि वो कोई इनकम टैक्स नहीं देता हो। तीसरा, कोई भी पीएफ या ईएसआई की सदस्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके अकाउंट से या कुछ भी इस टाइप का ईएसआई का डिडक्शन या पीएफ का डिडक्शन नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स वो नहीं देना चाहिए, उसको इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए, मतलब इनकम टैक्स नहीं दे रहा होगा, और उसकी एज जो है 16 से 60 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज हैं तो मेरे हिसाब से जो बंदा किसी भी सेक्टर में, वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर कर सकता है। क्लियर है? आगे, असंगठित कार्य क्षेत्र में जो जिन लोगों को रजिस्टर करना है वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? खुद रजिस्टर कर सकते हैं भाई, खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाओ और रजिस्टर कर दो। ठीक है? इसके बाद कुछ सरकार ने केंद्र बना रखे हैं जिनका नाम है सीएससी केंद्र सरकार की तरफ से, उन केंद्रों पर जाओ और आप जो है ये रजिस्टर कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपका जब आधार कार्ड बन रहा था तो कुछ केंद्र सरकार की तरफ से बने थे और आज भी बने हुए हैं, वहां पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद जिला, उप जिलों, राज्यों में सरकारों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पंजीकरण, कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे जब आधार कार्ड बन रहा था तो स्कूलों में जाकर के रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बिल्कुल इसी तरह से आपके नियरेस्ट एरिया में भी कोई कार्य क्षेत्र होगा जहां पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, वहां जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराएं, जरूर कराएं। ई श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से जो है नामांकन शुरू हो चुके हैं, जल्दी से जाएं ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। 4 लाख से अधिक जो है सेवा केंद्र है जहां पर ये सेवाएं दी जा रही है। कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस भी है जहां पर आप नामांकन करा सकते हैं। ये असंगठित कर्मचारियों के लिए है, असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन श्रमिकों के लिए है, ध्यान रखना। जब आप पंजीकरण कराएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। भाई आपको आधार कार्ड की जरूरत है, आधार कार्ड के अंदर जो फोन नंबर लिंक है उसकी जरूरत है। इसके बाद बैंक खाते का विवरण, आपको बैंक के खाते का भी विवरण देना है। भाई सरकार जब पैसे ट्रांसफर करेगी तो कहां करेगी? आपके अकाउंट में ही तो करेगी, इसीलिए आपको ये 3 चीजें जरूर रेडी रखनी है। आधार कार्ड, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो, और अकाउंट नंबर, अकाउंट की डिटेल्स। क्लियर है? ये आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जब आप पोर्टल पर नामांकन कराएंगे, ये मैं बता ही चुका हूं, अगेन वही चीज है, आधार नंबर आपको रखना है, अकाउंट की डिटेल्स, और जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक है वो आपको नंबर देना है, मोबाइल नंबर वो देना है। क्लियर है? इसके बाद असंगठित कार्य क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो है मतलब और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, उनका इंश्योरेंस होगा, या उनका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस समय कुछ इंश्योरेंस मिलेगा, है ना। जो माताएं बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं उन महिलाओं को भी कुछ लाभ मिलेंगे। तो ये कुछ एक तरह से थोड़ा सा ब्रीफ एक बार देख लेते हैं। तो ये जो ई श्रम कार्ड है पूरे देश में वैलिड होगा, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह वैलिड होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसको कवरेज दिया जाएगा, इंश्योरेंस होगा। दुर्घटना से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए परिवार वालों को मिल जाएंगे। अगर कोई कंप्लीट मतलब फुल रूप से मतलब अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से कोई विकलांग है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। और सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम जो भी स्कीम आएगी, जो
लोगों के बेनिफिट के लिए या लाभ के लिए जो भी स्कीम आएगी वो लाभ सरकार लोगों को दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड होगा। क्लियर है। इसके बाद आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में जो है हमारी सरकार जो है उन लोगों को लाभ देगी, जैसा कि अभी हमने देखा है भाई कोविड-19 की जैसी आपदा आई थी, उस दौरान जो लाभ नहीं मिल पाए, ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अगर ऐसी दोबारा से सिचुएशन आई तो उन लोगों को किस तरह से लाभ देना है ये हमारी सरकार ने सोचा है ई श्रम कार्ड के द्वारा। इसीलिए आज ही जाए और ई श्रम पोर्टल पर अपना ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कराएं। छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजनाएं पहुंचेंगी सबके द्वार। तो भाई लोग ये जो है हमारे सरकार की जो है टैगलाइन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ई श्रम कार्ड पर जाएं, ई श्रम पोर्टल पर और ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कराएं ताकि आपको ई श्रम कार्ड आपका बन जाए और सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या स्वास्थ्य लाभ है, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं, इन सभी योजनाओं का आप फायदा उठा पाए। और इसमें बार बार पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही बार पंजीकरण कराना है और यही एक ही बार का जो पंजीकरण है आपको जो है 12 अंकों का एक श्रम कार्ड देगा जो बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होगा। क्लियर है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूं मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो यार वीडियो के ऊपर लाइक ठोक दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं फिर एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जो बहुत इंफॉर्मेशन देगी आपको। हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताएं। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही एक बढ़िया वीडियो, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।